हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, इसको हम आज सॉल्व आउट करेंगे। 2 घंटे का आपको एग्जाम में टाइम मिलता है, 75 नंबर का आपका पेपर आता है। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए के आपको सभी प्रश्न करने होते हैं जो कि आपके 9 होते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। सेम इसी तरीके से सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई एक क्वेश्चन करना होगा। आपके हाथ में घड़ी जरूर होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आपका पेपर ना छूटे। हर हालत में आपको 1 घंटे में सेक्शन ए कर लेना है। हर हालत में आपको 20 मिनट में सेक्शन बी कर लेना है और 20 से 25 मिनट में सेक्शन बी सी भी कर लेना है। इसके अलावा मैम जो हमारे 20 मिनट बच रहे हैं वो हमने कहा 10 मिनट तो आपको टीचर फॉर्मेलिटीज ही करवाने में लगा देगा। कॉपी बांटेगा, उसके बाद में पूरा कंफर्मेशन लेटर भरवाएगा आपसे एक, ठीक, उसके बाद में सिग्नेचर करने आएगा, तो उसमें आपके 10 मिनट वेस्ट हो जाने हैं। 10 मिनट में आप पेपर रीड करिए और स्केच वगैरह कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को डिवाइड करके चलिएगा। ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर CSGMU का पहला वाला करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य या CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें पूरी आपको ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, साथ में मॉडल पेपर के वीडियोज़ मिल जाने हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज आपका सेक्शन है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, जो कि है आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करिए। लेकिन शिक्षा की भूमिका जो स्पष्ट करनी है वो किस आधार पर करनी है आपको? आर्थिक विकास के उपकरण के आधार पर। लेकिन जब आप प्रश्न लिखिएगा तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा जो शब्द है वो आपका एजुकेटम या शिक्ष धातु से बना हुआ है ना। और यदि मैं आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो ये प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का ज़माना है, जिसके अंतर्गत शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। आज शिक्षा की नींव पर हम संपूर्ण समाज व राष्ट्र का विकास निर्भर है। अपना अगर इंडिया है जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और अगर इसको आपको डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है भैया? एजुकेशन, शिक्षा। इसलिए राष्ट्र का, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। निरंतर वृद्धि एवं विकास के लिए शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। उसके बाद में जो आर्थिक उपकरण होते हैं उनके आधार पर शिक्षा, देखो, नंबर 1 आप हेडिंग डाल सकते हैं, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्रांति लाई जा सकती है। नंबर 2, ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण। आप देखते होंगे एग्रीकल्चर से भी संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसमें भी बीच बीच में लोगों को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि आपके यहाँ की ज़मीन ऐसी है तो आप ऐसी फसल करें, इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। शिक्षा द्वारा कुशलता में वृद्धि होती है, यानी कि अगर किसी काम को हम कर भी रहे हैं, उसमें हमारी पूंजी भी लग रही है, हमारा श्रम भी लग रहा है, लेकिन हम उसको इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उससे हम मुनाफा नहीं गहन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस कार्य को कुशलता से करें, शिक्षा का उसमें थोड़ा सा प्रयोग करें, तो उसी से हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 4 आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करना। शिक्षा द्वारा व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके सीखता है और उनको सही और उचित उपयोग सही दिशा में लगाता है। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट है आपका जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा। इस तरीके से जहाँ एक और शिक्षा आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर वो जीवन से आनंद प्राप्त करने के लिए भी अपरिहार्य है। अच्छा आदमी बनने के लिए, समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए तथा संपन्न जीवन यापन करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। आत्म परिचय तथा आत्मसंतुष्टि के लिए शिक्षा आवश्यक होती है, जिससे कि मानव व्यक्तित्व का संपूर्णता प्राप्त हो सके। शिक्षा की इसी दोहरी प्रवृत्ति को समझने के उपरांत ही आर्थिक उन्नति में उसके योगदान का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये सारे आपके क्या थे? आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक, देखो यहाँ पर बेटा एक चीज सही कर लेना आप लोग, यहाँ पर विडंबना नहीं होगा, क्या होगा फिर मैम? हमने कहा यहाँ पर आपका विलंबना होगा। क्या होगा भैया? सांस्कृतिक विलंबना होगा। ठीक कर लीजिएगा इसको, ये बाई मिस्टेक हो गया है ना। अब मॉडल पेपर में तो PDF में ठीक नहीं करवा सकते हम, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सांस्कृतिक विलंबना से पूछा जाएगा, ठीक है। कल्चरल लैग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में? इंग्लिश वाले बड़ा परेशान रहते हैं, कल्चरल लैग के नाम से जानते हैं इसको, ठीक। अब देखिए सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होता है। जो आपके WF ऑगबर्न थे, मैम कैसे लिखेंगे इनका नाम? हमने कहा ये भी समझ लो। जो आपके WF
ऑगबर्न थे। इन्होंने संस्कृत और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मतलब स्पष्ट करने के लिए पहली बार 1922 में, कब भैया 1922 में, इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी थी, सोशल चेंज। इन्होंने 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना अर्थात सांस्कृतिक पिछड़ेपन और इसके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। किसके सिद्धांत को? सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार संस्कृति यानी कि कल्चर का अभिप्राय मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक और अभौतिक तत्वों से था तथा विलंबना अर्थात लैग का मतलब यहाँ पर पिछड़ेपन से था, अर्थात पीछे रह जाने से। ऐसी स्थिति में संपूर्ण संस्कृति में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना या अगर क्वेश्चन में सांस्कृतिक पिछड़ापन पूछ दिया जाए तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो सन 1945 में अपनी एक अन्य पुस्तक जो इनकी थी अ हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी में भी ऑगबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करते हुए ये भी कहा था, क्या कहा था कि सांस्कृतिक जो आपका सांस्कृतिक पिछड़ापन है, जो कल्चरल लैग है, वह तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंध भागों में विद्यमान रहता है। और इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति के में कम परिवर्तन होने की स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना की संज्ञा देते हैं, ठीक। उसके बाद में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए, जो बहुत से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सांस्कृतिक विलंबना को लेकर के अलग अलग बातें की, ठीक है। लेकिन जो आपके WF ऑगबर्न थे वो पूर्ण रूप से सांस्कृतिक विलंबना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन आप एक पेज में लिख करके आइएगा क्योंकि टाइम नहीं है और अब जो कॉपी आ रही है वो A4 साइज की आ रही है। पहले जो कॉपी आती थी वो लैंडस्केप मोड में आती थी, तो भले ही आप 2 पेज भर सकते थे, लैंडस्केप में आती थी ऐसे। अब जो कॉपी आ रही वो A4 के साइज में आ रही, तो आप एक ही पेज भरिए एक क्वेश्चन में, ठीक है, वरना पेपर छूट जाएगा। भारतीय संविधान कितने वर्षों में बन करके तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका भैया सबको पता है, क्या पता है मैम, 2 साल 2 ईयर्स हैं 11 मंथ्स और 18 डेज में बन करके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। अब ये लागू कब हुआ, कब पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संविधान की जो धारा 45 है वो आपका किससे संबंधित है? देखिए मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो टेक इट सीरियसली। जो आपका देखो संविधान की जो धारा 45 है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको भूलो ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो शिक्षा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 110% बनेगा। ये वाला जो है वो बालकों के लिए निशुल्क, लिख लीजिएगा इसको, बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध से संबंधित है। कौन सा भैया? अनुच्छेद 45 या धारा 45। समझ में आई बात? तो राज्य ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगा जिससे उस राज्य के प्रत्येक 14 वर्ष तक की आयु के बालक की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध हो सके, ऐसा हमारी धारा 45 के अंतर्गत कहा गया है। आगे बात समझ में, अब इसको आप अपने शब्दों में भी और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया, बाकी का आप अपने एंड से उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अभिप्राय है? शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अभिप्राय है? देखो शैक्षिक अवसरों की समानता अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्यों? पहले देखिए, पहले की जो स्थितियां थी वहाँ पर जो वुमेन्स एजुकेशन थी उनको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें थी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर जो मध्यकालीन युग आया वहाँ पर नारियों की जो एकदम सिचुएशन थी वो एकदम बेकार हो गई शिक्षा को लेकर के। लेकिन आज भी हम शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते हैं। देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करके, मतलब एक तरीके से ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त करवाया जा चुका है ना। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत सारे अब तो नए नियम और कानून भी बन गए हैं, है ना।
देखो, भारत में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शैक्षिक अवसर की समानता है। अगर आपसे एक लाइन में हम कह दें तो ध्यान से सुनो हमारी बात को, सिर्फ क्या कि भारत में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि इक्वालिटी के साथ में, शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शैक्षिक अवसर की समानता होती है। समान अवसर एवं समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत भी हैं। भारतीय संविधान की जो आपकी धारा 29(2) है, कौन सी धारा 29(2) है, इसके अंतर्गत ये स्पष्ट भी किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा घोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एससी हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप ओबीसी हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, या आप हिंदी बोलते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सब चीज़ों का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो समानता का अर्थ होता है विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, ताकि सबको उन्नति के समान अवसर मिल सकें। तो ये था हमारा शैक्षिक अवसर की समानता से यहाँ पर अभिप्राय। इतनी बात समझ में आई? होप सो कि आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वंचित वर्गों की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण बताओ। जो वंचित वर्ग होते हैं, जो आपके हम कह सकते हैं डिप्राइव्ड क्लासेस होती हैं, जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटीज ऑफ इक्वालिटीज इन एजुकेशन फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस, जो वंचित वर्ग हैं, इनकी शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण बताओ। आखिर सामान्य लोगों से ये पिछड़ क्यों गए? इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, समझिएगा बात को इसका, कि हमारा जो समाज था वो जातियों के अनुसार वर्गों में बटा हुआ था। हमारी बात को केवल ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। हमारा जो समाज था वो जातियों के अनुसार वर्गों में बटा हुआ था। इन वर्गों में से कुछ वर्ग ऐसे थे जिन्हें भारत के प्राचीन काल से ही शिक्षा का समुचित अधिकार प्राप्त ही नहीं हुआ, जिस कारण ये वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, यानी कि उनको मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं दिया गया, है ना। समय समय पर इन वर्गों को शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए, उन सुझावों पर अमल करने के लिए कहा गया। इस क्षेत्र में प्रयास भी शुरू हुए, परंतु इन सबसे इस क्षेत्र में जो सुधार होने चाहिए थे वो नहीं हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, समझ लीजिए, जब हम लोगों को भारत देश अपना आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकार ने शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए बहुत सी समितियों तथा उपयोग आयोगों का भी गठन किया। इनके सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति के सभी वर्गों के बालकों के लिए बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। लेकिन जब ये मतलब पुराने समय में ही पिछड़ गए थे, है ना, तो इस आधार पर लेकिन सरकार ने सबको एकमत कराने का प्रयास किया, और भारत के चाहे वो निम्न वर्ग के बच्चे हों चाहे वो उच्च वर्ग के बच्चे हों, साथ में सबको शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, अग्रसर करने का प्रयास किया। चाहे वो देखो, अब जो आपके वंचित वर्ग होते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, इनके लिए अंदर आप लिख सकते हो, कौन भैया? नंबर 1 लिख सकते हो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा। नंबर 2 मंद बुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा। नंबर 3 अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा। नंबर 4 पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा। नंबर 5 स्त्री शिक्षा। ये सब आपके पिछड़ेपन के अंतर्गत आ जाएंगे। बोलिए, होप सो कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वंचित वर्ग की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण आपको हमने बता दिया है। इन्हीं को आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि सामान्य स्कूल प्रणाली की बात सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? समझिएगा बात को। सामान्य स्कूल प्रणाली की बात, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? तो देखो, कोठारी आयोग ने की थी। लेकिन इसको हम पूरा आपको बता देते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिख करके आओगे। सिर्फ आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, लिख करके नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की जब बात आई तो यहाँ पर कोठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार तो किया, परंतु ये एक अवधारणा मात्र ही रह गई थी। इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए नहीं गए। ये नीति तब तक वास्तविकता नहीं बन सकती जब तक कि सरकारें स्थानीय निकायों के विद्यालयों को आवश्यक ढांचागत पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगी। इस प्रकार के उन्नयन के बिना शैक्षिक असमानता जारी रहेगी। शैक्षिक जो असमानता है वो तब तक जारी रहेगी जब तक ये हम लोग क्या जमीनी स्तर से काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें जारी रहेंगी।
और लोग अच्छी सुविधाओं के लिए अपने बच्चों को महंगे विद्यालयों में भेजते रहेंगे। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछड़े क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां थी, जो आदिवासी क्षेत्र थे, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, दलदली क्षेत्र थे, इनमें स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु विशेष आवंटन के प्रावधान पर परिव्यय में विशेष उल्लेखनीय वृद्धि की सिफारिश भी की है। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, समझिएगा, जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अर्थात कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसी में उनको पढ़ाया जाए। जैसे हमारे यहाँ का बच्चे की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो उसको हिंदी में ही पढ़ाओ। अब मान लो आप फॉरेन चले जाओ तो उनकी मातृभाषा क्या है, उनकी मदर टंग जो है इंग्लिश है, तो आप उनको इंग्लिश में पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है ना? तो उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत इस चीज की सिफारिश की गई थी। इससे छात्रों में क्या होगा, अधिगम संबंधित समस्या का समाधान होगा, यानी कि जो बच्चों को चीजों को लर्न करने में दिक्कत आ रही है, लर्न मतलब सीखना, अधिगम है ना, जो अधिगम करने में दिक्कत आ रही है उसका समाधान हो जाएगा। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद भी कॉमन स्कूल प्रणाली की अवधारणा को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सरकारें इसको लेकर के सक्रिय तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रखती हैं। इसके अलावा निजी विद्यालय अधिकांशतः पूंजीपतियों के होने से वे इसे लागू नहीं होने देना चाहते हैं तथा राजनेता भी इसे भाषणों के मुद्दे के रूप में उठाते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर इस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। देखो, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन सब कुछ अमल नहीं किया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KGBV का पूरा नाम लिखिए। अब देखो, पूरा नाम लिखना, इसका मतलब इसका अर्थ तो आप लिख ही क्या होगे, साफ साफ लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर के का मतलब होता है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक, या इंग्लिश की बात करें तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ही होगा। ये तो इसका पूरा नाम हो गया। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1968 तथा 1986 जो आई, इसमें स्त्री शिक्षा के विकास तथा प्रसार पर विशेष बल दिया गया। फलस्वरूप सरकार ने भी इस ओर अपने प्रयास तेज कर दिए और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार के सामने ग्रामीण, पिछड़ा तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जो अनुसूचित जाति जनजाति थी और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ व्यवस्था कराने का प्रश्न था। इसके लिए जुलाई 2004 में, कब भैया, जुलाई, डेट लिख दीजिएगा, जुलाई 2004 ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को प्रारंभ किया। ठीक, और इसमें जो उद्देश्य थे, मतलब आखिर ये योजना क्यों लाई गई है ना, क्या जरूरत थी, तो ये भी समझ लीजिए आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, साथ में उनके माता पिता अभिभावकों को प्रेरित करना जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भेजा जा सके। मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर यानी कि गैर नामांकित हैं और जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, इस तरीके के क्या थे इनके, जो कह सकते हैं हम, उद्देश्य थे। और जिन क्षेत्रों में लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत कम है उन क्षेत्रों में ये विद्यालय सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे। कौन से भैया? KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए, शिक्षा के अधिकार। अब मैम शिक्षा के अधिकार, हमने कहा यहाँ पर शिक्षा के अधिकार का मतलब है शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के अधिकार किसे प्राप्त हैं, है ना, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी थी। ठीक है, अब देखो, शिक्षा के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा का, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताइए। राइट टू एजुकेशन क्या है भैया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 ऐसे बोला भी जाता है। ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45, कौन सा भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में ये कहा गया, क्या कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। इसके बाद सभी राज्यों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए थे भाई। उसके बाद दिसंबर 2002 में की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने संविधान में 86वां, कौन सा भैया? 86वां अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करके अनुच्छेद 21A को जोड़ा। किसको जोड़ा भैया? अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें कहा गया
सुनो अब, जिसमें कहा गया कि भाग 4 का में कहा गया कि इनमें मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक का प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि अब जो उपरोक्त अनुच्छेद के प्रकाश में केंद्र सरकार द्वारा आगे चल करके 2009 में, बस यही आपका पूरा है राइट टू एजुकेशन, क्या है कि 2009 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास किया गया था, और इस अधिनियम को ही हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसके अनुसार है क्या, तो सुन लो बस, फाइनल 2 लाइन में पूरा हम कंक्लूड कर दे रहे हैं इसको। फाइनल इसका 2 लाइन में ये मतलब है कि निश्चित आयु वर्ग के बालकों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा, मतलब बिना रुपए के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और सरकार ने अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका उद्देश्य क्या था मैम? हमने कहा इसका उद्देश्य था कि जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना, है ना, और प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, इसका सार्वभौमिकरण करना, देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ठीक, ये था इसका मतलब। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आएगा आपका, देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि भारतीय समाज में भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय में शिक्षा की क्या भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के लोकतंत्रीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। साथ में वंचित वर्गों में शिक्षा में समानता क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट करिए। इनमें से आप चाहते तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख सकते थे। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। सीमांतीकरण का परिचय दीजिए, और सीमांत वर्गों की प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको बताइए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, है ना। इसके संक्षिप्त लेख लिखिए। विद्यालय एवं समाज को जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, किसी भी स्कूल और सोसाइटी को जोड़ने के लिए टीचर्स की क्या भूमिका होती है, इसको यहाँ पर समझाना है। अब देखिए, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इनकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आपके पास इजी नोट्स है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए थे उनमें तो दिया ही हुआ है डिटेल्स में सारी चीज़ें। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, हमने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से जो क्लासेस दी है ना, हमने आपको प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। पीजी पॉइंट का जो ग्रुप है वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट शेयर की है, या आप खुद भी देख सकते हो। CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर के नाम से समाजशास्त्री या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपके अपने आप से ही कवर हो जाने हैं वहाँ से भी, ठीक है। उसके अलावा अब हम आपको इसके जस्ट बाद में करवा देंगे जो आपका मॉडल पेपर 3 होगा। इस तरीके से हम आपके तीनों मॉडल पेपर करवा देंगे, और आपको अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहनी है। जो अनुच्छेद शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें हमने आपको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की क्लासेस करवाई हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का मॉडल पेपर नहीं लिया है तो ले सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों का पेपर 4 है, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का कौन सा है। कुछ बच्चों के स्कूल में मूल्य एवं शांति शिक्षा चल रहा होगा, कुछ बच्चों के स्कूल में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी चल रहा होगा, है ना। कुछ बच्चों के स्कूल में इसी तरीके से जो आपके तीनों पेपर हैं इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा होगा। आप लोगों का पेपर 4 कौन सा है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेपर 4 के मॉडल पेपर एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि अलग अलग पेपर है, अब मैं कितने ही तैयार करूँगी इतनी जल्दी। तो अगर कोई एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के पास है तो उसको हम तैयार भी कर सकते हैं। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समय मिलेगा तो हम तैयार कर देंगे इतने दिनों में, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, पढ़ते रहिएगा। मैंने आपको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की जो क्लासेस दी हैं वो प्रीवियस क्लासेस हैं, वो पुरानी नहीं है, NEP 2020 के ही अनुसार हैं। अभी 6 महीने पहले हमने आपके सीनियर्स को पढ़ाया है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सेशन को शेयर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए कह सकते हैं कि हम थर्ड सेमेस्टर वालों पे ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अगर ये करोगे तो आप लोगों के साथ भी हम अच्छे से सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है।